हेलो एवरीवन। तो ये हमारा ट्रिपल आर का इकोनॉमिक्स का सेकंड लेक्चर और इसमें हम बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स देखने वाले हैं। एंड हो सकता है इस वीडियो में थोड़ी सी वॉइस आपको अजीब सी लगे। अब पता नहीं, हो सकता है बिकॉज एक्चुअल में थोड़ा टंग में पता नहीं थोड़ा से दाने टाइप हो रहे हैं, तो बड़ा, और टिप में ही है तो बड़ा दर्द हो रहा है उनको बोलते वक्त, है ना। और तो मतलब ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये मत समझने लगे ना, ठीक है, क्योंकि कानपुर से हूँ तो कुछ लेट मत करने लगना, है ना। जुबान केसरी वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी हमारी, इसमें हम पहले सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक्स इन दी सेंस जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे 3 सेक्टर से होते हैं इकोनॉमिक्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, हम प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, तो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ यानी कि एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि जो हमारी नेचर से जुड़ी होती हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, ठीक है, फिशिंग हो गया, जो भी चीज़ नेचर से डायरेक्टली जुड़ी हुई, इनको हम रेड कॉलर जॉब बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात करेंगे तो इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। जो भी चीज़ यहाँ प्रोड्यूस होती है उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। इनको हम ब्लू कॉलर जॉब्स के नाम से जानते हैं। टर्शरी सेक्टर की अगर बात करें, इसको हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जैसे टीचिंग, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजिंग, रिटेल, ठीक है, और एक सेकेंड, जो हॉस्पिटैलिटी है वो हमारे इसमें सेक्टर्स आते हैं, ठीक है। कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है व्हाट आर एड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ट्रेड के लिए एड या ऑक्सिलरी क्या होते हैं, मतलब वो चीज़ें जो हेल्प करती हैं ट्रेड में, ठीक है, ट्रेड करने में जो हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है, इट इज़ एन एड और ऑक्सिलरी, ठीक है। वेयर हाउस ये भी है। एडवर्टाइजिंग, तो ये 3 एग्जाम्पल याद रखना, यूजुअली पूछता है इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। इंश्योरेंस भी है आपका, ठीक है, तो 4 याद कर लेना, और अगर बैंकिंग भी एक और याद कर लो, ठीक है, इंश्योरेंस और बैंकिंग, ठीक है। ये 5 ध्यान में रखना, इसके अगर क्वेश्चन आएगा तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बाकी तो सब हम देख चुके हैं, इसमें बस इतना ही देखना है, बस बेसिक ये चीज़ ध्यान रखना है थोड़ा सा। इंडिया की अगर बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में टर्शरी सेक्टर का रहता है, और सबसे कम एम्प्लॉयमेंट भी इसी का ही है। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में है, और सबसे कम जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन भी प्राइमरी सेक्टर का होता है। मैक्रो माइक्रो पहले ही हम देख चुके हैं कल, ठीक। अब आते हैं इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है। अब क्यों ना पहले अनएम्प्लॉयमेंट ही देख लें, क्यों, क्योंकि और सबसे पहले क्यों ना डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ही देख लें। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जिसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जो दिखता नहीं है, एक्चुअली में है तो लेकिन दिखता नहीं है। जैसे कि अभी मैंने बताया एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट उसी ने प्रोवाइड कर रखा है, लेकिन सबसे कम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। ये मान के चलिए कि अगर मैं 2011 के डेटा के हिसाब से बात करूं तो 54.6% जितनी पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है इंडिया की, वो इसमें है आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना जीडीपी में, सिर्फ 14%। और एक चीज़ और, एंड दैट इज़ वर्कर्स को हम 3 बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। एक तो वो जो मार्जिनल होते हैं, ठीक है, एक वो जो फुल टाइम वर्कर्स होते हैं, ठीक है, फुल टाइम, और एक वो होते हैं जो अनएम्प्लॉयड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो किस बेसिस पे हम बोलते हैं, मार्जिनल वो होते हैं जो आप ये मान के चलिए कि ए महीने से, यानी रफली आप ये अगर डेज़ में पूछेगा तो 182 डेज़ लिख के आएगा, और मंथ्स में तो 6 महीने से कम है, 182 दिन से कम एम्प्लॉयमेंट है। फुल टाइम मतलब इससे ज़्यादा है, उसको फुल टाइम एम्प्लॉयड बोलते हैं, और अनएम्प्लॉयड का मतलब उसको तो काम ही नहीं है, ठीक है। तो डिस्गाइज हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में मोस्टली देखने को मिलता है, जहाँ पर एक फील्ड में बहुत सारे लोग लगे तो रहते हैं, पर प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है उनकी, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चरल का मतलब होता है संरचनात्मक बेरोजगारी, जहाँ पर आप ये मान लो कि जो वर्कर है उसके पास जो स्किल है वो एक्चुअल में जो स्किल डिमांड है वो मैच नहीं कर रही है, जो आपका मार्केट स्किल को डिमांड कर रहा है वो उसके पास नहीं है, ठीक है। तो जब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो जाती है, जैसे एआई वगैरह आ रहा है, तो वहाँ पर स्ट्रक्चरल हो जाएगा। आपका एजुकेटेड में या हमें अर्बन पार्ट में देखने को मिलता है इंडिया के लोगों के पास डिग्री तो है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है, डिग्री है एम्प्लॉयमेंट नहीं है। फ्रिक्शनल का मतलब होता है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, एंड दैट इज़, फ्रिक्शनल का मतलब हिंदी में तो घर्षण बेरोजगारी होती है, और इसका मतलब होता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी इच्छा से। ये वो टाइम पीरियड होता है जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच कर रहे हो, तो उस टाइम पीरियड आप अनएम्प्लॉयड है, या फिर आप बेटर जॉब के लिए आपने इस जॉब को गिव अप कर दिया, तो वॉलेंट्री तरीके से, ठीक है। और साइक्लिकल क्या होता है, ये भी आपको इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में, सॉरी साइक्लिकल तो नहीं, साइक्लिकल का एक सब टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं सीजनल, ठीक है। तो साइक्लिकल क्या होता है, रिसेशन, जैसे फॉर एग्जांपल जब इकोनॉमी में आता है अपटर्न और डाउन टर्न, ऐसा होता है ना कि रिसेशन होता है इकोनॉमी, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था, हर किसी की जॉब चली गई थी अक्रॉस द वर्ल्ड, ये रिसेशन आता है। तो द ग्रेट रिसेशन ऑफ 2008 जैसे आप इसको रिकॉल कर सकते हैं, तो इस टाइम पे सबकी अक्रॉस द वर्ल्ड जॉब चली जाती है, दैट इज़
साइक्लिकल। सीजनल होता है जब आप एक सीज़न में एम्प्लॉयड हो, सीज़न में नहीं हो। जैसे कि बुआई के टाइम पे एग्रीकल्चर में खूब एम्प्लॉयमेंट होता है वर्कर्स को, कटाई के टाइम पे होता है, लेकिन बीच के टाइम अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो उसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये हमें रूरल पार्ट में देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में खासकर। क्लियर है। अब आ जाते हैं इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग पढ़ लेते हैं। तो इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी चीज़ों का दाम बढ़ना। जैसे कि आज से आप रिकॉल करो अपना बचपन, है ना, वो एक, अच्छा कितने लोगों को वो याद है, वो एक हमारा जो ऑरेंज वाला बिस्किट का पैकेट आता था, ऑरेंज की क्रीम भरी रहती थी बीच में, और मतलब उसका जो कवर होता था उसमें कुछ नहीं होता था, वाइट लेबल होता था तो वो अब वही आप क्रीम का बिस्किट लेने जाएंगे, वैसे अब वो तो नहीं आता वाइट लेबल वाला, लेकिन अब पार्ले जी से भी रिलेट कर सकते हो। वो अगर जो 2 रुपये का आता था वो 5 रुपये का आता है। अच्छा ना, तो ये क्या है, ये इन्फ्लेशन है, जो चीज़ों के दाम बढ़ गए। बिस्किट उतना ही है लेकिन दाम बढ़ गए चीज़ों के। ठीक है, परचेजिंग पावर, अगर इन्फ्लेशन होता है तो परचेजिंग पावर डिक्रीज़ हो जाती है। अब इसके मैं डेप्थ में जा नहीं रहा हूँ कि भाई कैसे डिक्रीज़ होती है। अब नहीं, अगर आपको समझ में आता है रट्टा मारो जिंदाबाद, क्योंकि हम रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, टाइम नहीं कि हम डेप्थ में जाएँ। इरविंग फिशर की अगर बात करेंगे तो इन्होंने ये थ्योरी दिया था, ये एम वी स्कुल्स टू पी टी, कल भी मैंने हम लोगों ने देखा था। मनी, ये है आपका मॉनेटरी सप्लाई, ये है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, ये है प्राइस लेवल, और ये है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी का मतलब होता है नंबर ऑफ हैंड्स अ करेंसीज एक्सचेंजिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैंक से 10 रुपये का नोट निकाल के लाया, 10 का ही निकलता, 100 का नोट निकलता, 100 का निकाल के लाया, मैंने किसी को दिया, मान लो सब्जी वाले को, सब्जी वाले ने कुछ कपड़े वपड़े किसी से खरीदे, कपड़े वाले को दिए, कपड़े वाले ने हो सकता है कि उसने किसी और को दिए, थोक जिससे सामान में लाता हो, डील करता हो फैक्ट्री वाले को। तो इस तरह से जितने हैंड एक्सचेंज होते हैं, दैट इज़ व्हाट योर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द डेटर एंड द बोरोवर बेनिफिट्स मोर देन द लेंडर। जो जैसे कि मैंने आपसे पैसे ले रखे हैं, अगर मैंने आपसे ले रखे हैं, अगर इन्फ्लेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही मेरा फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर मान लो मैंने तुमसे 100 रुपये लिए आज, मैं तुम्हें 5 साल बाद वो 100 रुपये लौटा रहा हूँ, तो उनकी 100 रुपये की कीमत वो नहीं रही, तो फ़ायदे में मैं रहा, घाटे में तुम रहे। कॉज ऑफ इन्फ्लेशन 2 तरह के होते हैं, डिमांड पुल, कॉस्ट पुल। डिमांड पुल का मतलब है लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आ गया है, तो चीज़ें ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है, चीज़ें उतनी प्रोड्यूस हो रही हैं, चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। कॉस्ट पुल का मतलब होता है सप्लाई साइड इन्फ्लेशन होता है, डिमांड साइड, सप्लाई साइड। कॉस्ट पुल का मतलब होता है जहाँ पर चीज़ों के दाम बढ़ जाएँ। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल जिनसे वो बन रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं बर्गर है, ठीक है, बर्गर का प्राइस बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो ये बन आता है उसका, और मान लेते हैं जो वेजीज़ वगैरह डलती हैं, तो उसका प्राइस बढ़ गया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि उसका बर्गर का प्राइस बढ़ गया। ठीक है, तो बर्गर का प्राइस बढ़ सकता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे करते हैं। तो ये इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वैसे तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, मेरे WPI और CPI। ठीक है, बस फिर भी थोड़ा सा बताता हूँ, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, WPI बेस ईयर 2011-12 है, CPI 2011-12 इसका भी बेस ईयर है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कौन करता है? इसमें OE दैट इज़ ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है। ठीक है, और CPI की अगर बात करेंगे तो ये मॉस्पी के अंडर में आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। कौन? जो NSO है, एक्चुअल में अभी ये मर्ज हो चुका है और ये CSO बन चुका है। वैसे तो एक्चुअल में CSO और NSSO ये मर्ज करके बनाया गया NSO। ठीक है, तो हो सकता है CSO भी आ जाए, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। RBI अब यूज़ करती है CPI का। ठीक है, अभी हमने देखा था कल के लेक्चर में कि RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है 6 मेंबर्स की, वो अभी आपने रिसेंट में भी देखा होगा, CRR SLR के रेट्स आते रहते नए नए। तो इनको जब लॉन्च करता, इनको जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करता है RBI, तो वो CPI जो कंबाइंड होता है, बिकॉज CPI मल्टीपल टाइम्स का होता है। ये पूरा चार्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज क्वेश्चन मैंने देखे नहीं इस पर, इसको आप छोड़ सकते हो। बस इतना है कि बेसिक ध्यान रखना, 2011-12 कौन कैलकुलेट करता है। इसमें सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती हैं। इसमें फूड वाला आइटम होता है, ज़्यादा वेटेज मिलता है। इसमें जो मैन्युफैक्चर्ड गुड होते हैं उनको ज़्यादा वेटेज मिलता है, बस। और ज़्यादा ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। टाइप ऑफ इन्फ्लेशन ऑन दी बेसिस ऑफ रेट, इसको हम, ये भी ज़्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं आए। डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या? डिसइन्फ्लेशन का मतलब है जहाँ पर इन्फ्लेशन की जो रेट है वो घट रही है। डिफ्लेशन का मतलब है कि इन्फ्लेशन का उल्टा है। डिसइन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का उल्टा नहीं होता है। इन्फ्लेशन अभी भी है, लेकिन इन्फ्लेशन की रेट घट रही है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले 6% थी, तो अभी 5% हो सकता है, अभी 4%, तो ये रेट घट रही है उसका। लेकिन डिफ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन का उल्टा, जहाँ चीज़ों के दाम घटे हैं, यहाँ चीज़ों के दाम नहीं घट रहे हैं। ठीक है, तो डिफ्लेशन ये है ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, फॉल इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। फिर अगर हम बात करेंगे सर स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन होता है जब इकोनॉमी में स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन दोनों आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है, फिलिप्स कर्व स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन। फिलिप्स कर्व पहले होता क्या, पहले वो समझ लेते हैं। तो फिलिप्स कर्व ये बोलता है कि जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट
कम होगा, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, यानी कि इन्वर्स रिलेशन होगा। लेकिन ये फिलिप्स कर्व फेल हो जाता है स्टैगफ्लेशन वाली सिचुएशन में, जहाँ पर इन्फ्लेशन भी खूब होता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी खूब होता है। तो फिलिप्स कर्व जो है स्टैगफ्लेशन वाली सिचुएशन में फेल हो जाता है। आईआईपी क्या होता है, जैसे सीपीआई होता है, डब्ल्यूपीआई होता है, वैसे एक आईआईपी करके इंडेक्स होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बेस ईयर उसका सेम होता है, पब्लिश वही करता है जो आपका सीपीआई को पब्लिश करता है। ठीक है, 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का जो है 40% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी तो और इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं नहीं आपके, आदि क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना ये चीज़, और कि जो 8 ये कोर इंडस्ट्रीज़ हैं ये 40% बनाती हैं आईआईपी का। क्लियर है। बाकी तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट था वो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था थोड़ा बहुत, और स्टैगफ्लेशन और ये थोड़ा फिलिप्स कर्व, बाकी ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा ट्रिकी भी लगता है काफ़ी लोगों को। तो ये बजट वगैरह संबंधित है चीज़ें, पहले बजट के बेसिक समझ लेते हैं। तो आपको पता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट वर्ड मेंशन नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, जो कि राष्ट्रपति के नाम पे इसको रखा जाता है, सब आई थिंक आपको पता होगा, पॉलिटी में डिवाइस कर चुके हैं कि प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी लेट बिफोर बोथ द हाउसेस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। तो प्रिपेयर कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स प्रिपेयर करते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। ठीक है, और प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर करेंगे। फर्स्ट बजट आर के शनमुखम जी ने इसको किया था प्रेजेंट, सेकंड बजट को जॉन मथाई जी ने प्रेजेंट किया था। मोस्ट नंबर ऑफ बजट प्रेजेंट किए थे मोरारजी देसाई जी ने। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा ये समझते हैं कि बजट के कंपोनेंट क्या कैसे क्या होते हैं। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक सेकंड रुको। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है हमारा रेवेन्यू वाला कंपोनेंट, है ना, और एक होता है कैपिटल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेवेन्यू और कैपिटल। तो रेवेन्यू और कैपिटल में आपसे ये सीधा क्वेश्चन पूछता है कि जैसे सैलरी एंड वेजेस किस में आएंगे, ठीक है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर किस में आएगा, गवर्नमेंट ने मान लेते हैं किसी से लोन लिया है तो किस में आएगा, ग्रांट दिया है तो किस में आएगा। तो वो चीज़ हमें समझना होता है। तो देखो, गवर्नमेंट का तो पैसा आता है, ये तो जाता है। तो रेवेन्यू में अगर साइड में आ रहा है तो उसको हम रेवेन्यू रसीद बोलेंगे, जो पैसा आता है उसको रसीद बोला जाता है, जो खर्चा होता है, जो जाता है पैसा, उसको एक्सपेंडिचर बोला जाता है। ठीक है, तो रेवेन्यू इसमें हम क्या रखते हैं, इसमें वो रखते हैं, वो चीज़ें रखते हैं, चाहे वो रसीट हो चाहे एक्सपेंडिचर, जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आते जाते रहते हैं। कैपिटल में क्या रखते हैं, वो जो बहुत ही रेयरली आते या जाते हैं। ये चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, रेवेन्यू साइड में वो आएंगे जो बहुत फ्रीक्वेंटली, कैपिटल में मतलब बहुत देर में आते हैं। जैसे कि रसीट में अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें दो तरह के आते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स रसीट। ठीक है, यानी कि भारत सरकार को जो टैक्स में पैसा मिलता है वो रेवेन्यू रसीट में जाएगा। जो नॉन टैक्स का कैसा पैसा भारत सरकार को, तो जो भारत सरकार को मान लेते हैं ब्याज वगैरह मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट जो होता है, या फिर टोल टैक्स वगैरह जो पैसा ये सब कलेक्ट होता ही है। ठीक है, टैक्स की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो टैक्स भी दो तरह के होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अगेन इस पे हम आते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली यहाँ पर पे करते हैं। ये प्रोग्रेसिव नेचर होता है, ये आपका प्रोपोर्शनल इन नेचर होता है। प्रोपोर्शनल इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब है जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे टैक्स की रेट भी बढ़ेगी। और जो डायरेक्ट टैक्स होता है, इसमें जो मार्जिनल टैक्स होता है, मार्जिनल टैक्स रेट होती है, इट इज़ ग्रेटर दैन दी एवरेज टैक्स रेट। अब इसके मैं अगेन समझा नहीं रहा हूँ, पर नहीं पता है, वैसे तो मैंने समझा रखा है पहले, नहीं पता है तो इसको रट्टा मारो जिंदाबाद। डायरेक्ट टैक्स में क्या आते हैं आपके, वेल्थ टैक्स आता है, गिफ्ट टैक्स आता है, पेपर टैक्स आता है। ठीक है, वेल्थ टैक्स, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, पेपर टैक्स दिमाग में चल रहा था कि पेपर टैक्स आपको बताना, उस चक्कर में यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि ये जो दोनों होते हैं आपके, इनको पेपर टैक्स बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं किसी को पता है, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया आपका। तो ये सारे जो होते हैं आपके डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। इनको हम पेपर टैक्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे डू नॉट जनरेट मच रेवेन्यू। ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट जनरेट मच रेवेन्यू एज कम्पेयर टू अदर टैक्सेस। ठीक है, तो वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं करते, इसलिए इनको पेपर टैक्स बोलते हैं। ठीक है, अभी आते हैं एक्सपेंडिचर पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है आपका जो सैलरी हो गया, वेजेस हो गए, पेंशन हो गई, या कोई ब्याज अगर भर रही गवर्नमेंट, ब्याज आ रहा है तो उसमें आएगा, ब्याज देना पड़ रहा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल रसीट में अगर बात करेंगे, लोन लिया है, लोन अगर लिया है इसमें तो वो आ जाएगा, और अगर लोन दिया है तो इसमें आ जाएगा। लोन दिया है और अगर, या लोन का रीपेमेंट किया है,
देखो दिया का मतलब ये है कि मैंने, लो भैया पैसे ले जाओ, ब्याज हमको देते रहना। लोन अगर हमने पहले ले रखा था उसको रीपे कर रहे हैं तो वो लोन रीपेमेंट हो गया, वो भी इसी में आएगा। जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होता है किसी भी तरह का, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है? स्कूल बना दिया, रोड बना दी, ठीक है, हॉस्पिटल बना दिए, ये सब आ जाते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया यानी कि विनिवेश कर दिया गवर्नमेंट ने अपना, मान लो कोई एक था पीएससी, उसको बेच दिया, उससे जो पैसा है रोज़ रोज़ तो बेचता नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये रेवेन्यू रसीट, ये वाली रसीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे लाइबिलिटी क्रिएट करती है। क्या करती है? लाइबिलिटी क्रिएट करती है, डाउन कर देती है, या फिर एसेट बेच देती है। दोनों के एग्जाम्पल लिखे हुए, यहाँ पर लाइबिलिटी बढ़ रही, लोन ले तो लियो, चुकता भी तो करना पड़ेगा। डिसइन्वेस्टमेंट, तुमने अपने एसेट बेच दिया, ठीक है, तुमने अपनी संपत्ति बेच दी। यहाँ क्या होता है? यहाँ या तो आप अपने एसेट बढ़ा रहे हो, या लाइबिलिटी कम कर रहे हो। लाइबिलिटी कम कर रहे हैं मतलब एसेट बढ़ा रहे हैं। ये एसेट है कि हमने किसी को लोन दे दिया, अब उससे ब्याज मिलेगा। लाइबिलिटी कम कर दी, अब लोन लिए तो उसको चुकता कर दिए। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? एसेट अगेन बना रहे हैं। तो ये चीज़ है, यहाँ पर ना तो लाइबिलिटी कुछ होता है, ना लाइबिलिटी और एसेट का कोई झमेला नहीं होता है। अब खुद सोचो, अब 3 तरह के बजट होते हैं। एक होता है बैलेंस्ड, एक होता है डेफिसिट, और एक होता है हमारा सरप्लस, ठीक। अब जो बैलेंस्ड बजट होता है उसका मतलब होता है कि जितने हमारे खर्चे हैं उतने हमारे इनकम है। जितनी चादर है उतने, मतलब जितनी चादर, बड़ी चादर उतने पैर फैला रहे हैं। सरप्लस का मतलब है कि जितने हमारे पैर हैं उससे बड़ी चादर हमारे पास, यानी कि एक्सपेंडिचर कम है हमारे पास, रसीट ज़्यादा है। और डेफिसिट का मतलब ये होता है एक्सपेंडिचर, खर्चे ज़्यादा है हमारे पास इनकम से, ठीक है। अब डेफिसिट कई तरह का होता है। एक होता है बजट डेफिसिट, एक होता है फिस्कल डेफिसिट, एक होता है आपका प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। फिस्कल बजट डेफिसिट होता है कि आप अपने टोटल एक्सपेंडिचर में, यानी रेवेन्यू और कैपिटल दोनों एक्सपेंडिचर में से टोटल रसीट को घटा दो, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा बजट डेफिसिट। यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। होता क्या है कि एक्चुअल में जो गवर्नमेंट है उसका हमेशा बजट डेफिसिट जीरो आता है, यानी कि लगता है कि यार बैलेंस बजट है ये तो, एक्सपेंडिचर इक्वल रिसीट, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट को जितना घाटा होता है, जितना डेफिसिट होता है उतना खरीद लेती है, बोरो कर लेती है। अब जो चीज़ आपने बोरो करी वो तो इसमें आ गई कैपिटल रिसीट में, ठीक है, तो सब समअप हो जाता है कि देखो जीरो हो गया सब। लेकिन जब उससे हम बोरोइंग को हटा देते हैं तब पता चलता है कि गवर्नमेंट का घाटा क्या है। तो एक्चुअल में ये क्या दिखाता है हमें? ये दिखाता है कि गवर्नमेंट की बोरोइंग्स कितनी है, क्या राजकोषीय घाटा, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। इस फिस्कल डेफिसिट में अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट यानी ब्याज घटा दें तो प्राइमरी डेफिसिट मिल जाता है। अब तुमसे अगर रेवेन्यू डेफिसिट पूछ ले तो बड़े आराम से बता सकते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू रिसीट माइनस कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, क्लियर है ये चीज़। वही इस पे पूरे में लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। आई थिंक कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स मैंने शायद नहीं बताए हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं ये आपके जैसे कि जीएसटी हो गया, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम्स ड्यूटी हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। वही यहाँ पे पूरी राम गाथा लिखी हुई है, सब डेफिसिट एफिसिट सब कुछ, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं खुद से। डिफरेंट टाइप्स के कुछ टैक्स होते हैं, सरचार्ज यानी टैक्स पे टैक्स जो लगाया जाता है, यानी कि जब आप इनकम बहुत ज़्यादा होती है तो टैक्स पे टैक्स। सेस टैक्स एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए लगाया जाता है, सब पे लगाया जाता है। पिगोवियन होता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को कम करने के लिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई फैक्ट्री है और आप उस पर क्या कर रहे हैं, वहाँ से कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंपनीज़ के लिए, लेकिन नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ जो होती हैं जिनसे कि हमारा एटमॉस्फेयर है, फिर किसी को नुकसान पहुँच रहा है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, उसको कम करने के लिए, ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए। GST के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये GST काउंसिल एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 279A, ठीक है। चेयरमैन इसका फाइनेंस मिनिस्टर ही होता है। एंड द लास्ट थिंग है क्या, नहीं ये सेकंड लास्ट है। इसके बाद 5 ईयर प्लान हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिमांड एंड सप्लाई देख लेते हैं, ठीक है। कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो डिमांड कर्व हमें ये पता होना चाहिए कि जो डिमांड कर्व होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ता है तो जो क्वान्टिटी डिमांडेड होती है वो घटती है। सिंपल सा लॉजिक है ये, ठीक है। सप्लाई कर्व क्या होता है?
सप्लाई कर्व होता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सप्लाई, जैसे मान लो मैं टमाटर प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, टमाटर का विक्रेता हूँ। जैसे मुझे दिखेगा यार प्राइस दाम अच्छा मिल रहा है टमाटर का, टमाटर उगाऊंगा और खूब टमाटर उगाऊंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा करूँगा, और जब प्राइस बढ़ेगा तो आदमी कम खरीदता है। तो डिमांड कर्व कंज्यूमर के साइड से बनाया जाता है और ये सप्लायर के साइड से बनाया जाता है। तो लेकिन एक्चुअल जो हमारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। कहाँ पर? इक्विलिब्रियम पे, यानी कि जब डिमांड और सप्लाई जब मैच कर जाती है, जब बराबर हो जाती है, तब इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन आती है, ठीक है। एक्सेप्शंस हैं जैसे कि गिफिन और वेबलन गुड्स। इनके केसेस में क्या होता है कि डिमांड कर्व फेल हो जाता है, ठीक है। तो नॉन लग्जरियस गुड्स होते हैं जैसे कि गेहूँ वगैरह, चावल वगैरह हम खाएंगे तो खाएंगे चाहे जितना प्राइस बढ़ जाए। वेबलन गुड होते हैं जैसे आईफोन वगैरह, मर्सिडीज़ वगैरह, प्राइस बढ़ते हैं तो और अच्छा लगता है, अच्छा ये और महंगा, 2 लाख का फ़ोन है, ये लेते हैं अभी, अच्छा इसमें 4 कैमरे वाला, अभी 3 कैमरे वाला था, अब 4 कैमरे वाला है, ये महंगा है तो इसको और खरीदेंगे और सोशल स्टेटस बढ़ेगा, ठीक है। पूछता नहीं वैसे इससे ज़्यादा क्वेश्चंस, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है? चेंज इन प्राइस बाय डिमांड, यानी कि ये फॉर्मूला होता है कितना प्राइस में चेंज आया उससे कितना डिमांड में चेंज है। जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन है, ठीक है, तो आईफोन है, मान लेते हैं आईफोन 1 लाख का है, ठीक है। और मान लो आईफोन कौन सा मान लेते हैं, 15 16, जो भी आजकल 16 चल रहा है ना, तो 16, ठीक है, 1 लाख का है। तो मान लेते हैं इसका प्राइस 10,000 बढ़ गया, तो उससे कितना डिमांड में कितना चेंज आया उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिनके लिए आप कितना प्राइस बढ़ा लो डिमांड में फ़र्क नहीं पड़ता उनके। जैसे कि मान लो गेहूँ हो गया, अभी हमने देखा, ठीक है, ये हमारे वेबलन गुड हो गए, यानी कि इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि आप प्राइस जितना बढ़ाते चले जाओ डिमांड वहीं खड़ी रहेगी, यानी वर्टिकल का बन रहा है, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बन रही है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है जरा से तुमने प्राइस बढ़ाया नहीं, गया काम से। जैसे कि हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेकंड रुको, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लेते हैं कि आप टूथपेस्ट करते हैं, 2 हैं, ठीक है, ये एक कौन सा होता है, क्लोजअप होता है, ठीक है, मान लेते हैं, और एक कोलगेट, ठीक। कोलगेट ने जरा प्राइस बढ़ाया, जरा सा आप क्लोजअप में शिफ्ट हो गए, यानी कि जरा सा, ठीक है, जरा सा प्राइस बढ़ाने पे अगर डिमांड भाग जाए, ठीक है, तो उसको हम परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं, ठीक है। रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब होता है कि रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब होता है कि मतलब जिस हिसाब का प्राइस चेंज हुआ है उससे ज़्यादा डिमांड में चेंज आया है, ठीक है। और रिलेटिवली अनइलास्टिक का मतलब है कि जिस हिसाब से हमने प्राइस में चेंज किए हैं उस हिसाब से डिमांड में चेंज नहीं आया, आया तो है लेकिन उस हिसाब का नहीं है, तो रिलेटिवली इनइलास्टिक है ये, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़? आगे बढ़ते हैं। ये क्या होता है, पीपल होल्ड मनी फॉर द 3 पर्पसेस। तो ट्रांजैक्शन मोटिव होता है, प्रिकॉशनरी मोटिव होता है, स्पेकुलेटिव मोटिव होता है। और हमारे जॉन मेनर्ड केनेथ, जिनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, जिन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बुक लिखी थी, तो इन्होंने बताया था स्पेकुलेटिव मोटिव कि लोगों का एक सट्टा प्रवृत्ति होती है, ठीक है, सट्टा प्रवृत्ति होती है। तो स्पेकुलेटिव मोटिव ध्यान रखना, इसका मतलब होता है लोगों का मनी को होल्ड करने का, मनी को जो होल्ड करते हैं लोग। जैसे फॉर एग्जांपल चीज़ों के, अगर मान लो कि अगर जब इंटरेस्ट रेट, जब ब्याज की दरें कम हो जाती हैं तो लोग लोन पे पैसा नहीं उठाना चाहते क्योंकि उनको उतना ब्याज पैसा मिलेगा नहीं। तो स्पेकुलेटिव जो डिमांड फॉर मनी है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। स्पेकुलेटिव डिमांड का मतलब है लोग अपने पास पैसा रखने की जो प्रवृत्ति है, तो अगर ब्याज कम मिलेगा तो कोई लोन पे क्यों उठाना चाहेगा, यानी कि स्पेकुलेटिव डिमांड बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स क्या होती हैं। तो मोनोपोली, ऑलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली का मतलब होता है जब जहाँ पर एक ही सेलर होता है मार्केट में, उसकी मतलब वही उसकी दादागिरी चल रही है। एंट्री बैरियर है, यानी कि सिर्फ वही सेल कर रहा है, बायर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सेलर एक ही। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडियन रेलवेज को कंसिडर कर सकते हैं। ऑलिगोपोली का मतलब होता है कुछ डोमिनेंट सेलर्स हैं, सिर्फ वही सेल कर रहे हैं मार्केट में, जैसे 3-4 लोग हो सकते हैं, बाकी सब बाई करने। जैसे टेलीकॉम सेक्टर में बोल सकते हैं एयरटेल है आज को, ठीक है, एयरटेल है, जियो है, वी है, BSNL, तो 3-4 लोग हैं बस जो यहाँ पर मेन मार्केट में है, लैपटॉप वगैरह, तो ऑलिगोपोली बोल देंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का में होता है मैनी सेलर मैनी बायर। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट सिमिलर तो होते हैं बट स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते, सिमिलर होते सेम नहीं होते। एग्जाम्पल टूथपेस्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है टूथपेस्ट में नमक है, कोई बोलता है चारकोल है, तो मतलब कि है टूथपेस्ट ही, कॉम्पोजिशन भी ऑलमोस्ट सेम है लेकिन कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएटर रहता है। वो क्यों सब करते हैं, मोनोपोली बनाने के लिए जो कंपटीशन चल रहा है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है जहाँ पर गला काट कंपटीशन, जहाँ बहुत सारे सेलर है, बहुत सारे बायर हैं
और होमोजेनियस प्रोडक्ट है, होमोजेनियस का मतलब है एक तरह के प्रोडक्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक और कर्व, दो कर्व बताना चाहूँगा। एक तो लैफर्स कर्व है। लैफर्स कर्व ऐसा बेल शेप कर्व बनता है। लैफर्स कर्व किसके बारे में बताता है? ये बताता है टैक्स रेट, ठीक है, और टैक्स रेवेन्यू कितना कलेक्ट हुआ। तो ये बोलता है कि अगर टैक्स रेट बढ़ाओगे 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 तो रेवेन्यू बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन जब ज़्यादा बढ़ाओगे तो आदमी सोचेगा यार फालतू हैं क्या, कम कमा रहे हैं, अगर पूरा टैक्स में पैसा देना है तो आपका रेवेन्यू यानी गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिक्रीज़ होने लगेगा। अभी ये बात निर्मला जी को कोई समझाया भाई है कि ये घटने लगेगा? ये समझ ही नहीं रही हूँ, चलो खैर। तो यहाँ पर आगे और एक आपको बताना है, दैट इज़ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, टोटल यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट लेते हैं अपॉन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। जैसे कि आपको याद होगा समोसे वाला एग्जांपल मैंने बताया था। तो समोसे वाले में जैसे कि एक समोसा बनाने में हो सकता है, मान लो मैंने आपसे बोलूँ कि बेटा एक समोसा बना के लाओ, चलो जैसे तुम आए कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, क्या करें आपके लिए, बताइए क्या करना है। तो हमने बोला जाओ बेटा एक समोसा बना के लाओ। तो तुम समोसा बनाने गए तो हो सकता है तुम सिलेंडर लाओ, ये सब इकट्ठा इकट्ठा करो, एक समोसा तुमको पड़ जाए हो सकता है कि 100 रुपये का। मैंने बेटा दो बनाना तो हो सकता है कम पड़े। अब मैंने बोला बेटा एक की जगह ऐसा करो सबके लिए समोसे बना के लाओ जितने लोग सेलेक्ट हो गए हैं। तो यानी कि अभी एक समोसा मैंने बोला कि भैया 400 लोग हैं यहाँ पे, 400 लोग के लिए समोसा बनाओ। तो क्या होगा भाई, ऐसा तो है नहीं कि हर किसी के लिए एक एक सिलेंडर लेके आओगे, उसी सिलेंडर जो लाए हो गैस सिलेंडर उसी चूल्हे में सब बन जाएगा आराम से। यानी एक समोसे की लागत अगर 400 बनाओगे तो हो सकता है यहाँ जो एक समोसा 100 रुपये का पड़ रहा था, हो सकता है यहाँ एक समोसा जो है आपको 10 रुपये का ही सिर्फ पड़े। ठीक है, तो ये होता है आपका एवरेज फिक्स। तो इसका जो कर्व बनता है वो ध्यान रखना, वो आपका हाइपरबॉलिक कर्व बनता है। कैसा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, बस ये चीज़ ध्यान रखना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, 5 ईयर प्लान, द लास्ट टॉपिक। तो 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना, जब हम आज़ाद हुए थे 1951 में तो प्लानिंग कमीशन योजना आयोग का गठन किया गया था और उसके चेयरमैन पीएम होते थे, और ये इंस्पायर थे यूएसएसआर से, दैट इज़ रशिया से। तो वहाँ पे ये लोग लाए थे रशिया में, तो हमने भी उनसे कॉपी कर लिया। 1951 को हमने भी पहला 5 ईयर प्लान को लॉन्च कर डाला। ठीक है, और ये आपका हैरिट डोमर मॉडल पे बेस्ड था। जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे आया था, ये प्राइम मिनिस्टर थे। ड्यूरेशन 51 से लेकर 56 तक थी। की फोकस प्राइमरी सेक्टर ही था। टारगेट यहाँ पर रखा था हमने 2.1% का, और अचीव हमने 3.6% यहाँ पे किया था, यानी कि सक्सेसफुल रहा था। ये 3 इंपॉर्टेंट डैम्स यहाँ पे सेटअप किए थे। जरा कमेंट बताएंगे तीनों डैम्स किस रिवर पे हैं, कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान की अगर बात करेंगे तो चलो बता ही देते हैं यार, नहीं तो काफ़ी लोग लिखते नहीं कमेंट में, आ जाए क्वेश्चन तो पता चला लो। सतलज पे है, ठीक है, सतलज पे ऐसे तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, सतलज पे पुराना नाम शतुद्री है। ठीक है, शिपकिला पास से इंडिया में एंटर करती है। राकस ताल या फिर राक्षस लेक से ये आपका ओरिजिन होता है इसका। ठीक है, इसको तिब्बत में ध्यान रखना लांगजेन जांगबो के नाम से जानते हैं, लांगजेन जांगबो। ठीक है, ये है महानदी रिवर पे। ठीक है, महानदी जो मेन रिवर उड़ीसा की, ओंग जोंग तेल इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। नागार्जुन सागर, अर्जुन जी को किसने उपदेश दिए थे? कृष्ण जी ने दिए थे, तो कृष्णा रिवर पे ही है। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड है। 29 जून को इनका बर्थडे होता है, तो उस दिन हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं। और इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको जानते हैं चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। ठीक है, इंडियन प्लानिंग सबसे पहले कॉन्सेप्ट देने वाले इंडिया में दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने सबसे पहले पोवर्टी लाइन भी दी थी हमारी। ठीक है, पोवर्टी लाइन भी दी थी। और लेकिन अगर पूछे साइंटिफिक अप्रोच सबसे पहले इंडियन प्लानिंग का किसने दिया था, तो वो VKRV राव ने दिया था, साइंटिफिक अप्रोच। ठीक है, VKRV राव चीफ आर्किटेक्ट थे ये हमारे। और नेहरू जी के टाइम पे ये भी लॉन्च हुआ था। टाइम पीरियड आपका ये है कि फोकस रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था, यानी तेज़ी से औद्योगिकरण करना। टारगेट और कितना अचीव किया वो देखिएगा, मॉडरेटली सक्सेसफुल था। ठीक है, इस रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत ध्यान रखना 3 स्टील प्लांट को सेटअप किया गया था। 3, 4 लिखे हुए हैं आई थिंक यहाँ पर, नहीं 3 ही लिखे हुए हैं। राउरकेला उड़ीसा जो कि जर्मनी की हेल्प से सेटअप किया था, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में यूके की हेल्प से सेटअप किया था, भिलाई छत्तीसगढ़ में जो यूएसएसआर की हेल्प से सेटअप किया था। इसी टाइम पे ही सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च हुई थी, IPR 1956 में। ठीक है, इसको हम इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। एंड ये ध्यान रखना कि इसमें बाइफर्केशन किया गया था, इंडस्ट्रीज़ को 3 शेड्यूल्स में बांटा गया था। कौन कौन से? शेड्यूल A, शेड्यूल B, शेड्यूल C। शेड्यूल A में 17 इंडस्ट्रीज़, शेड्यूल B में 12 इंडस्ट्रीज़, और जो रिमेनिंग थी वो शेड्यूल C में। इसमें वो थी जो पूरी गवर्नमेंट के हाथ में थी। शेड्यूल B में वो इंडस्ट्रीज़ थी
जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के हाथों में, ठीक है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों, मेनली गवर्नमेंट लेकिन प्राइवेट की एड ले सकता है, जो बच गई वो प्राइवेट। तो 17-12 ये ध्यान रखना। तो इसमें इंडस्ट्रीज़ का सबसे पहले बाइफर्केशन हुआ था। अगर कभी पूछ ले पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी, वो 1948 में आई थी आपकी, ठीक है। और यहीं से आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर 4 ग्रुप्स में इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया गया था, ठीक है, 4 ग्रुप्स में इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 17-12 ये ध्यान रखना, 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। और यहीं से ही लाइसेंस राज शुरू हुआ था IPR 1948 से, जो 1991 में ख़त्म हुआ था, जब हमने LPG रिफॉर्म्स लाए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये चीज़ याद हो गई हमें। आगे बढ़ते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान, ये गडगिल फॉर्मूले पे बेस्ड था। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। टाइम पीरियड 61 से 66 था। की फोकस था सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, और टारगेट ये था, और अचीव हमने किया था 2.4%, ठीक है, यानी कि जितना टारगेट उससे आधे से भी कम, यानी ये वो वॉज अ फेलियर। क्यों फेलियर था? 3 चीज़ों की वजह से। चाइना के साथ बैटल हुआ था 1962 में, पाकिस्तान भी कूद पड़ा था 65 में, और तीसरा था हमारा जो फेमाइन आ गया था इस टाइम पे, ठीक है। इसी टाइम पे हमने थर्ड 5 ईयर प्लान ग्रीन रेवोल्यूशन भी लॉन्च किया था थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे हम PL 480 दैट इज़ पब्लिक लॉ 480 स्कीम के तहत वीट इंपोर्ट करते थे USA से। हम वीट तक में सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। फिर हमने इसी टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया। आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन हमने कितने फेज़ में लॉन्च किया था? तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म किसने दिया? विलियम गॉड ने, फादर नॉर्मन बोरलो। इंडिया में MS स्वामीनाथन। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया मेक्सिको और बाकी की लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में। इंडिया में 2 फेज़ में आया। जो पहला फेज़ था वो यही था मिड 1960s का, और दूसरा फेज़ था मिड 1970s का। यहाँ पर जो था ये सस्टेनेबल बनाना मेन टारगेट था, सस्टेनेबल बना लें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भयंकर तरीके से प्रोडक्शन किया, लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी देखने को मिले, जैसे कि ग्राउंड वाटर लेवल कम होने लगा, सॉइल की हेल्थ ख़राब हो गई, अल्कलाइन होने लगी, थोड़ी सी नमकीन होने लगी सॉइल, तो ये सारी चीज़ें होने लगी। तो इसके से सस्टेनेबल बनाने के लिए दूसरा जो फेज़ है ग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च किया है। फर्स्ट फेज़ जो ग्रीन रेवोल्यूशन का लॉन्च हुआ वो कहाँ पर? रिच एंड एफ्लुएंट स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, आंध्रा, इन सब स्टेट में जो है एफ्लुएंट स्टेट, यहाँ पर लॉन्च हुआ था। क्लियर है ये चीज़? ठीक, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इसी के तहत ही फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है, IDBI और UTI बैंक, इनको सेटअप किया गया था। ये FCI और CACP थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। CACP क्या है? जो आज MSP अनाउंस करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थक मूल्य, वो अनाउंस करता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कमेंट में आपको बताना है कि जो वाइट रेवोल्यूशन है उसका फादर हम किसको बोलते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ 5 ईयर प्लान पे आते हैं। तो ये आपका अगेन गडगिल फॉर्मूला अगर आता है तो या तो थर्ड 5 ईयर प्लान ऑप्शन में होगा या तो फोर्थ ऑप्शन में होगा, दोनों में से कोई हो सकता है। अगर दोनों है तो थर्ड टिक करना है, ठीक है। और फोर्थ 5 ईयर प्लान आपका रुद्र एलन मॉडल पे बेस्ड था। इंदिरा गांधी जी इस समय प्राइम मिनिस्टर थी। टाइम पीरियड आपका ये था। तो 3 साल कहाँ गए? 66 में, क्योंकि ये खत्म हुआ 66 में। अगर आप ध्यान से देखें तो 69 में यहाँ पर हम कूद गए, क्योंकि यहाँ पर बीच में था आपका प्लान हॉलीडेज़, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। प्लान हॉलीडेज से 3 साल तक, क्योंकि हम फेल हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हमने थोड़ा सा 3 साल का ब्रेक लिया। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी हमारा टारगेट था, ठीक है। और इसके तहत हमने क्या किया? जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था, फैमिली प्लानिंग यहाँ पे हम लेके आए, ठीक है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। याद हो अगर आपको 1969 में कल पढ़ा था हम लोगों ने कि RBI का नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था, लेकिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। इसी टाइम पे हमारा पहला जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट है स्माइलिंग बुद्धा, ये भी आपका चलाया गया था। टारगेट इतना रखा था, अगेन उतना अचीव नहीं कर पाया, 3.3%, अगेन अ फेलियर। अब आते हैं फिफ्थ वाले पे, जो DP धर्मावल पे बेस्ड था। अगेन इंदिरा गांधी की सरकार थी। ड्यूरेशन 74 से 78 था, 4 साल ही था, 5 साल नहीं था। यहाँ पर दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस ये टारगेट था। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया था कि लोगों की जो मिनिमम नीड्स हैं उसको हम फुलफिल करेंगे, और 20 पॉइंट्स प्रोग्राम भी यहाँ पे चलाया गया था, ठीक है। RRBs जो है रीजनल रूरल बैंक, अगर आपको याद हो, RRB एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू उनको सेटअप किया गया था, है ना। पूरे शेयर होल्डिंग उसमें बताई थी। 15% आपका स्टेट, बाकी का जो आपका 15% स्टेट हो गया, बाकी का जो 35% स्पॉन्सर बैंक, और बाकी का 50% सेंटर। प्रथम ग्रामीण बैंक 1975 में सेटअप हुई थी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में।
टारगेट इतना अचीव इतना, यानी कि इट वाज अ बिट सक्सेसफुल फिफ्थ वाला। अब ये 4 साल क्यों चला, क्योंकि इसके बाद गवर्नमेंट चली गई कांग्रेस की और इस बार जनता गवर्नमेंट आ गई। जनता गवर्नमेंट के आने की वजह से हुआ क्या, उन्होंने इनको हटा के 2 साल के लिए, क्योंकि वो रहे, तो उन्होंने रोलिंग प्लान लिया। रोलिंग का मतलब है कि हर हम साल के अंत में चेक करेंगे कि भाई कितना अचीव किया और आगे अब क्या टारगेट रखना है। ठीक है, मोरारजी देसाई उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। अब उसके बाद फिर से इनकी सरकार चली जाती है जनता गवर्नमेंट की, एंड देन फिर से आती है कांग्रेस की सरकार। तो वो क्या लाएंगे, तो वो 6th 5 ईयर प्लान लाएंगे। अगेन इंदिरा गांधी है, पहले में नेहरू हैं, दूसरे में नेहरू हैं, तीसरे में अगर हम देखें तो उसमें भी नेहरू हैं, फिर आ जाती है इंदिरा गांधी। मतलब पहले में नेहरू हैं, दूसरे में नेहरू हैं, तीसरे में नेहरू और शास्त्री जी हैं, देन उसके बाद इंदिरा गांधी चौथे में, पाँचवें में, छठवें में। पहले 3 में नेहरू, देन अगले 3 में इंदिरा गांधी। की फोकस क्या था, नेशनल इनकम को बढ़ाना है, मॉडर्नाइजेशन करना है। इस टाइम पे नाबार्ड इस्टेब्लिश हुआ था ना 12 जुलाई 1982 बी सिब्रमन कमेटी, अगर आपको याद हो कमेंट करके बताना है। नाबार्ड ने बैंक एसएचजी लिंकेज प्रोग्राम कब लॉन्च किया था नाबार्ड ने, कमेंट करके बताना। ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, है ना। और लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट जो गारंटी प्रोग्राम है उसको भी लॉन्च किया गया था इसी टाइम पे। टारगेट इतना था, अचीव इतना किया था। ठीक है, काइंड ऑफ बिट सक्सेसफुल। अब आ जाएंगे 3 नेहरू, 3 इंदिरा गांधी। अब आ जाएंगे उनके बेटे, इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी, 85 से 90। इसको हम याद करते हैं FWP से, एफ, ठीक है, WP। एफ का मतलब फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाना है, W का मतलब है वर्क लोगों को प्रोवाइड करना है, और P का मतलब प्रोडक्टिविटी। ठीक है, बस इसमें इतना ही याद रखना है, बस इतने में ही आपका हो जाएगा, और ये ड्यूरेशन आपको याद करना है। ठीक है, देन आ जाते हैं 8th वाले में। 8th वाला जो है ये इंडिकेटिव प्लानिंग पे बेस्ड था, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इंडिकेटिव प्लानिंग पे बेस्ड था, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसका ड्यूरेशन की अगर बात करेंगे तो 92 से 97 था। तो यहाँ पर हम 90 पे ख़त्म कर रहे हैं, 92 पे शुरू कर रहे हैं। बीच के 2 साल कहाँ गए, बीच के 2 साल हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस झेलनी पड़ी थी, भुगतान संतुलन, जहाँ पे हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं बचे थे कि हम चीज़ों को इम्पोर्ट कर पाएँ। तो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव और उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने लॉन्च किया LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है आप इकोनॉमी में को लिबरलाइज कर रहे हैं सो दैट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ सके। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है आप जो लाइसेंस राज 1948 में शुरू हुआ था ख़त्म कर दिया, सो दैट प्राइवेट सेक्टर भी अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके इकोनॉमी में। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है आप अपनी इकोनॉमी को खोल दो और बाकी पूरे अक्रॉस जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनके साथ इंटरेक्ट करो। तो इन 2 साल में कोई 5 ईयर प्लान नहीं बल्कि एनुअल प्लान्स आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी, और 9th 5 ईयर प्लान पे आते हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी इस समय प्राइम मिनिस्टर थे। 10th वाला भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी अगेन थे इसमें। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन लॉन्च हुआ था। ठीक है, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस इक्वलिटी, थोड़ा देख लो, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है 9th और 10th। 11th सेकंड लास्ट है हमारा, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे इस टाइम पे, 2007 से 12। टारगेट क्या था, टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका क्या है, फास्टर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। एक कीवर्ड और ऐड हो गया, सस्टेनेबल। बस 2012 से 17 होना था, लेकिन 2014 में आपको पता है सरकार कांग्रेस की चली गई। 1 जनवरी 2015 से वो लोग प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग ले आए। ठीक है, नीति आयोग दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, थिंक टैंक है, रिपोर्ट पब्लिश करता है, कोई डिसीजन वगैरह नहीं देता है ना, इसके पास कोई जुडिशियल पावर नहीं होती है, और चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही होता है प्लानिंग कमीशन की तरह। CEO कौन है, तो ये हमारे CEO हैं BVR सुब्रमण्यम, और वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी। ठीक है, तो ये हैं। बाकी अब आगे आई थिंक है नहीं ना, ये तो सब तो हो चुका है, नेशनल इनकम वगैरह। थोड़ा सा पॉवर्टी के बारे में देख लेते हैं, बिकॉज पॉवर्टी का यहाँ माइंड मैप लगा नहीं हुआ है, तो हम इसको ऐसे ही देख लेते हैं। ठीक है, पॉवर्टी पे सबसे पहले काम किसने किया था, दादा भाई नौरोजी जी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें कि इन्होंने ड्रेन थ्योरी की बात करी थी, किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो मनी को ड्रेन कर रहे हैं फ्रॉम इंडिया। ठीक है, एंड देन बॉम्बे प्लान ध्यान रखना 1944 में आया था, और नेशनल प्लानिंग कमेटी के बारे में थोड़ा ध्यान रखना 1938 में बनी थी, जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, लेकिन पहले चेयरमैन नेहरू थे। अब इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारी काफ़ी सारी कमेटी बनती है, जैसे कि दांडेकर एंड रथ कमेटी सबसे पहले तो बनती है, देन अलग कमेटी बनती है, देन लकड़ावाला कमेटी बनती है, देन हमारी तेंदुलकर कमेटी बनती है, एंड देन हमारी रंगराजन कमेटी एक बनती है, जो कि बनाई जाती है कि किस तरह से हमारी पॉवर्टी लाइन को सेटअप किया जाना चाहिए। ठीक है,
तो ये चीज़ ध्यान रखने का, अलग कमेटी ने सबसे पहले न्यूट्रिशन बेस्ड पोवर्टी लाइन के बारे में बताया था कि कैलोरी के बेसिस पे डिसाइड करो, न्यूट्रिशन बेस्ड, ठीक है। और तेंदुलकर कमेटी के बारे के रिगार्डिंग ध्यान रखना कि इसके बेसिस पे जो पोवर्टी लाइन डिसाइड की गई थी वो रूरल में 816 रुपये पर महीने डिसाइड किया गया था और अर्बन में 1000 रुपये पर महीने, ठीक है। अगर कोई कमाता है तो वो पुअर नहीं है, ऐसा उस टाइम की बात है, ठीक है। और तो यहाँ पर और क्या हो सकता है, हाँ एक वो ध्यान रखना है, एक कर्व होता है हमारा लॉरेंस कर्व जिसको बोलते हैं, लॉरेंस बिश्नोई नहीं बेटा, ठीक है। ये इसको लाइन ऑफ इक्वालिटी बोलते हैं और ये जितना इससे ऐसे कर्व बनेगा, जितना ऐसे डीप बनेगा, उसको हम उतना ही इनइक्वल बोलते हैं। इसके लिए कोएफिशिएंट का भी यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज गिनी कोएफिशिएंट, जो 0 से लेकर 1 तक जाता है, जिसमें 0 का मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी, पूरी तरह से इक्वालिटी, 1 का मतलब होता है परफेक्ट इनइक्वालिटी। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। प्लस ये ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स दैट इज़ MPI को कौन पब्लिश करता है, इट इज़ पब्लिश्ड बाई नीति आयोग। नीति आयोग ये MPI मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स को पब्लिश करता है और इसके तहत 3 इंडिकेटर्स होते हैं, शी करके जिसको याद करते हैं। ये होता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये होता है आपका हेल्थ और ये होता है आपका एजुकेशन। तो ये 3 स्टैंडर्ड होते हैं। बाकी नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स है उसके हिसाब से सबसे जो पुअर स्टेट है इंडिया में वो बिहार है और सबसे जो हम बोल सकते हैं रिच या फिर जो भी आप बोलिए, ठीक है, वो आपका केरला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये कैसा क्या होता है। और बाकी तो ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमारी इकोनॉमिक्स भी होती है ख़त्म, ऑलराइट। बाकी एक बार खुद से आप माइंड मैप से रिवीजन कर लेंगे एंड बाकी तो हमारा ये भी ख़त्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री को भी 3 दिन में ख़त्म करेंगे, एक एंशिएंट, एक मेडाइवल और एक मॉडर्न। कोशिश है कि 3 में ही ख़त्म हो। बाकी अगर 1-2 ज़्यादा लेक्चर लगेंगे तो लग जाएंगे। बाकी ये है कि भाई आज 10 है तो 11 यानी सैटरडे को, कल नहीं होगा तो 2 लेक्चर ऐसा देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि भाई 14 तक सारी चीज़ें रैप अप करना है, सारी चीज़ मतलब सारी चीज़ 14 तक, ठीक है। थैंक यू।